नमस्कार। दृष्टि इंस्टीट्यूट के बीपीएससी और जेपीएससी यूट्यूब चैनल्स पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं धर्मेंद्र चौधरी आप सबके सामने आज एक विशेष वीडियो लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। आज हम चर्चा करेंगे भारत के भौतिक भूगोल के विषय में। और ये जो वीडियोस की सीरीज एक शुरू की जा रही है वो इसलिए की जा रही है क्योंकि हमारी एग्जाम में थोड़ा सा समय और बढ़ चुका है और हम चाहते हैं कि एक बेहतरीन तैयारी करें इस परीक्षा से पहले, ताकि हमारी परीक्षा को उत्तीर्ण करने में हम सब लोग अच्छे से तैयार हो सके। तो आज इस सीरीज का पहला वीडियो, इसके अंतर्गत हम 5 से 6 वीडियो रखेंगे ताकि भूगोल यानी भारत विश्व का जो भी भूगोल है उसको पूरा कवर कर सकें और उससे संबंधित कम से कम 1000+ यानी 1000 से ज्यादा ऐसे तथ्य जान सकें जो हमारी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो आज की इस कड़ी में हम बात करेंगे भारत का भौतिक विभाजन पर, यानी भारत को कौन कौन से भौतिक भागों में विभाजित किया जा सकता है और साथ ही साथ उनसे संबंधित 100 से 200 तक कोशिश होगी मेरी कि 200 के आसपास ऐसे फैक्ट्स को जाने जो रिवीजन भी हो जाए या फिर बहुत सारे हमारे लिए नए भी हो सकते हैं। ठीक है, तो हिमालय, प्रायद्वीपीय पठार, हमारा मरुस्थल, हमारे द्वीप समूह और उत्तर भारत का मैदान और पहाड़ियां, इन सब से संबंधित बहुत सारे तथ्य आज की इस क्लास के अंतर्गत आने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, यहां पर सारे तथ्य मैं पहले से ही नोट करके लाया हूं ताकि आप मेरे साथ साथ पढ़ सकें और साथ ही साथ मैं इनको एक्सप्लेन भी करता चला जाता हूं ताकि लिखने वाला समय ज्यादा खराब ना हो, क्योंकि रिवीजन के तौर पर हम ये वीडियो लेकर आए हैं। तो देखिए, यहां पर पहला तथ्य भौतिक भूगोल से संबंधित सामान्य भौगोलिक संरचना और भूगर्भिक इतिहास, यानी भारत की जो संरचना है वो किस प्रकार की है और ऐतिहासिक रूप से वो चट्टाने, वो धरातल कब बने हैं। तो पहला तथ्य कहता है कि भारतीय भूभाग को भूगर्भिक संरचना के आधार पर मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। और वो 3 भाग कौन कौन से हो सकते हैं? एक हो सकता है प्रायद्वीपीय खंड, दूसरा हो सकता है हिमालय और अन्य जितने भी हमारी पहाड़ियां हैं वो सब पर्वत हैं, और सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान जो पंजाब से लेकर असम तक फैला हुआ है। तो ये 3 बड़े बड़े भाग हैं। वैसे एनसीईआरटी के अंदर इनको 6 भागों में विभाजित किया गया है, क्योंकि जो प्रायद्वीपीय पठार है वो तटीय मैदान, द्वीप समूह और उसके साथ साथ जो पश्चिमी मरुस्थल है उसको एक अलग अलग खंड करके बताया गया है। क्यों किया गया है उसकी भी चर्चा आगे करेंगे। इसमें अब अगली बात आती है कि भारतीय प्रायद्वीप यानी जो दक्षिण भारत है, प्रायद्वीप का अर्थ ये दक्षिण भारत वाला भाग है, ये वाला भाग। तो भारतीय प्रायद्वीप मूल रूप से प्राचीन गोंडवानालैंड का भाग है। ऐतिहासिक रूप से देखें तो हमारा पृथ्वी एक ही महाद्वीप को धारण करता था। अल्फ्रेड वैगनर के अनुसार वो पेंजिया था। पेंजिया के टुकड़े हुए तो उत्तरी महाद्वीप अंगारालैंड था और दक्षिणी महाद्वीप था गोंडवानालैंड। तो उसी गोंडवानालैंड का हमारा प्रायद्वीपीय भारत भाग है। ठीक है, जो प्री कैम्ब्रियन काल से ही एक भूभाग है और जो काफी स्थिर है, यानी कैम्ब्रियन काल से पहले से ही ये गोंडवानालैंड का भाग हमारा प्रायद्वीपीय भारत है और ये काफी स्थिर है। यानी इसमें अब विवर्तनिक घटनाएं लगभग समाप्त हो चुकी हैं। कोई विशेष विवर्तनिक घटनाएं, ज्वालामुखी, भूकंप, ये बहुत ज्यादा यहां पर नहीं होते हैं। प्लेट विवर्तनिकी के अनुसार इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से टैथिस सागर के मलबे का उत्थान हुआ और उसी जगह पर हिमालय का निर्माण हुआ। इस फैक्ट में हमें 2 बातें पता चल रही हैं कि हिमालय पर्वत जहां बना है वहां पहले टैथिस सागर था, और टैथिस सागर बना है, हिमालय बना है टैथिस सागर के मलबे का वलन होने से। और वो वलन कैसे हुआ? यूरेशियन प्लेट, यूरोप और एशिया वाली प्लेट, और भारत और ऑस्ट्रेलिया वाली प्लेट आपस में टकराई और वो उनके अंदर सतह का वलन हुआ, जिसके कारण या फोल्डिंग हुआ, उसके कारण ये पर्वत बना है। भारत की कुल भूमि का लगभग 10.6% पर्वत है, 18.5% पहाड़ियां हैं और 27.7% पठार है और सबसे ज्यादा 43.2% मैदान है। यानी 43% से ज्यादा भारत में मैदान है। तटीय मैदान, राजस्थान का पूर्वी भाग, गुजरात का पूर्वी भाग, इसके अलावा उत्तर भारत के मैदान जो पंजाब से लेकर असम तक फैले हुए हैं, वो सब 43% से भी ज्यादा। एनसीईआरटी में जैसे कि मैंने कहा कि 6 भौतिक भागों का जिक्र किया गया है, वो मैं पहले ही आपको बता चुका हूं। भारत की औसत समुद्र तल जो मापा जाता है वो चेन्नई के आसपास से मापा जाता है, ये याद रखना।
औसत समुद्र तल, उसी से सभी स्थल खंडों की ऊंचाई मापी जाती है। तो समुद्र का जल हमेशा हिलता रहता है, लेकिन हम कहां के जल को आधार मानना चाहते हैं? ज्वार आता है, भाटा में जल नीचे चला जाता है समुद्र का, लेकिन जो बीच वाला जल का तल होता है वो चेन्नई से लेकर हमने पूरे भारत के अंदर ऊंचाइयों को माप रखा है कि समुद्र तल से कौन से भाग की ऊंचाई कितनी है। भारतीय प्रायद्वीप का उत्तर पूर्वी विस्तार मेघालय का शिलोंग का पठार है। मेघालय में जो शिलोंग पठार है वो भी हमारे प्रायद्वीपीय भारत का ही भाग है। बस वहां पर एक गैप आ गया है, भ्रंश आ गया है, धंसाव आ गया है, जिसको हम कहते हैं मालदा भ्रंश, या फिर राजमहल गारो पहाड़ी उधर है, राजमहल झारखंड में, राजमहल गारो गैप, जहां से गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां निकलती हैं। लेकिन वो कार्बी एंगलोंग का पठार और असम के अंदर, माफ कीजिए शिलोंग का पठार, और जो असम के अंदर कार्बी एंगलोंग का पठार है वो भी इसी प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है, जो राजमहल गारो गैप या मालदा गैप से अलग होता है प्रायद्वीपीय पठार से। तो याद रखना, प्रायद्वीपीय पठार ही है मेघालय के अंदर भी और असम के अंदर भी, बस वो थोड़ा सा अलग हो रखा है भ्रंश के कारण। हिमालय की नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से निर्मित उत्तर भारत के मैदान भौगोलिक दृष्टि से भारत का सबसे नवीनतम भौतिक भाग है। निश्चित तौर पर जब हिमालय बन चुका था, प्रायद्वीपीय पठार तो बहुत ही पुराना है, और इन सब के बीच उत्तर भारत का मैदान तब बना जब हिमालय से और प्रायद्वीपीय भारत से नदियों ने बहुत सारे अवसाद लाए, उनका निक्षेपण किया, और एक गर्त, जो अग्र गर्त था हिमालय के दक्षिण में और प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर में एक गड्ढा था, उसी गड्ढे में मिट्टी के जमाव होने से उत्तर भारत के मैदान का निर्माण हुआ है। प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी भाग का ढाल उत्तर पूर्व की ओर है, ठीक है, और जिसकी पुष्टि सोन, चंबल, हाँ ये तो सब जानते हैं कि जो सोन है, चंबल है, बनास है, केन है, ये सब नदियां उत्तर की ओर बहती हैं। इससे पता चलता है कि विंध्याचल पर्वत से उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का ढलान उत्तर में है, और दक्षिणी भाग का जो ढलान है वो पूर्व या दक्षिण पूर्व की ओर है। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, वैगई जो नदियां अरब सागर की ओर बहती हैं, बंगाल की खाड़ी की ओर बहती हैं, वो इस बात को तय करती हैं कि उसका ढलान पूर्व की ओर है। शिवालिक के दक्षिण में स्थित भूड़ क्षेत्र मध्य गंगा के मैदान में बालू के टीलों के रूप में पाया जाता है। तो अगर ये शब्द कभी पूछ लिया जाए कि भूड़ क्या है या भूर क्या है, तो आप कहिए मध्य गंगा मैदान में जो बालू के टीले हैं उन्हीं को हम भूड़ कहते हैं। भारत का प्रायद्वीपीय भाग तीन ओर से जल से घिरा हुआ है, ठीक है, इसीलिए इसको प्रायद्वीप कहते हैं। प्रायद्वीप का अर्थ ही होता है पेनिनसुला, यानी ए लैंड पार्ट विच इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम थ्री साइड्स, यानी भूमि का एक ऐसा भाग जो तीन ओर से जल से घिरा हुआ हो, उसको हम प्रायद्वीप कहते हैं। दक्कन पठार का निर्माण क्रिटेशियस काल में दरारी ज्वालामुखी उद्भेदन से हुआ, और जहां बेसाल्टिक लावा का जमाव हुआ है। देखो, दक्कन ट्रैप कभी भी पूछ लिया जाए तो आप कहिए वो एक सीढ़ीदार संरचना है ऐसे, और ये ज्वालामुखी से निकला हुआ जो लावा था, बेसाल्टिक लावा, दरार हुई धरातल के अंदर और उसके अंदर से लावा निकला और फैल गया, बार बार निकला तो अलग अलग परतें बन गई और सीढ़ीदार संरचना बन गई। इसी को हम दक्कन पठार कहते हैं, दक्कन ट्रैप कहते हैं। बेसाल्टिक लावा के टूटने से ही वहां काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। आगे चलकर हम पढ़ेंगे काली मिट्टी वहां पर इसीलिए बनी है। अरावली पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे प्राचीनतम अवशिष्ट वलित पर्वत श्रेणी है, रेजिडुअल फोल्ड माउंटेन, जिसका निर्माण आर्कियन या प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। तो विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है हमारी अरावली, जो प्री कैम्ब्रियन काल में ही निर्मित हो चुकी थी। और इस ऐसे पर्वत को जो अपर्दन का बहुत ज्यादा शिकार हो चुका है, आज उसकी ऊंचाई बहुत कम बची है, यानी 1722 मीटर ही केवल उसकी सबसे ऊंची चोटी जो गुरु शिखर है वो बची हुई है। तो आप कह सकते हैं कि ऐसे पर्वतों को हम अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। और अरावली भी हिमालय की तरह एक वलित पर्वत था, मोड़दार पर्वत था। वो अलग बात है कि वो अपर्दन के कारण बहुत कम ऊंचा शेष बच गया है। धारवाड़ क्रम की चट्टानें भारत में अवसादी रूपांतरित चट्टानें हैं जो धात्विक खनिजों के लिए जानी जाती हैं। बाकी बीच वाली चीज छोड़िए, धारवाड़ क्रम की चट्टान कभी आपसे पूछ लिया जाए तो कहिए वो धात्विक खनिजों के लिए जानी जाती है, जैसे लोहा, सोना, चांदी, बॉक्साइट, ठीक है, मैंगनीज। तो ये धात्विक खनिज जो होते हैं उनके लिए जानी जाती है धारवाड़ क्रम की चट्टानें। धारवाड़ धात्विक, ये याद रखना। कर्नाटक के अंदर है धारवाड़ जिला, ठीक है।
गोंडवाना क्रम की चट्टानें ये कोयले के लिए जानी जाती हैं। याद रखिए, गोंडवाना क्रम की चट्टानें कभी भी पूछ ली जाएं कि गोंडवाना क्रम की चट्टानें किस चीज के लिए जानी जाती हैं, तो कोयले का भारत में जो भंडार है वो 98% इन्हीं चट्टानों से पाया प्राप्त होता है, जो दामोदर नदी घाटी, सोन नदी घाटी, महानदी घाटी, वर्धा नदी घाटी जो कि गोदावरी की सहायक नदी है वर्धा, नर्मदा नदी घाटी, उनके अंदर मिलता है। कुडप्पा क्रम की चट्टानें देखें तो ये मुख्य रूप से अधात्विक खनिज जहां मिलते हैं, जैसे चूना पत्थर है, बलुआ पत्थर है, ये सब कुछ कुडप्पा क्रम की चट्टानों में मिलते हैं। आंध्र प्रदेश का एक जिला है कुडप्पा, ठीक है, तो वहां पर सबसे ज्यादा इस प्रकार की चट्टानें मिलती हैं, इसलिए ऐसी चट्टानों को हम कुडप्पा क्रम की चट्टानें कहते हैं। और ये चट्टानें अधात्विक खनिजों के लिए जानी जाती हैं, जैसे चूना पत्थर और बलुआ पत्थर। विंध्यान क्रम की चट्टानें भी भवन निर्माण सामग्री, जैसे बलुआ पत्थर है, चूना पत्थर है, ठीक है, डोलोमाइट है, इन सब के लिए जानी जाती है। और विंध्यान क्रम की चट्टानों से ही सांची के स्तूप और लाल किला वगैरह बने हुए हैं। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो पूरे विश्व का लगभग 2.4% क्षेत्रफल है। ठीक है, तो पूरे विश्व का जितना भी क्षेत्रफल है उसका 2.7% क्षेत्रफल है भारत का कुल क्षेत्रफल, यानी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अगला तथ्य देखिए, भारत के कुल भू जो सीमा है, अंतरराष्ट्रीय सीमा है भारत की, वो 15,200 किलोमीटर है। मुख्य भूमि की तट रेखा 6,100 किलोमीटर है और द्वीपों के साथ में 7516.6 किलोमीटर यानी 7,516.6 किलोमीटर कुल तट रेखा की लंबाई है। अगर भारत की तट रेखा की लंबाई देखें तो भारत का मानक समय, यानी जिससे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी भारत का समय निर्धारित किया गया है, वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। याद रखिए, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर 5 राज्यों से होकर गुजरता है। ठीक है, 5 राज्यों से होकर गुजरता है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश का नैनी शहर या मिर्जापुर उस 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के बिल्कुल पास में है। और ये जो भारत का मानक समय है वो जीएमटी जो लंदन वाला समय है उससे 5.5 घंटे आगे रहता है, यानी वहां अगर दोपहर के 12 बजे हैं तो हमारे यहां दोपहर बाद के 5:30 बज चुके होंगे। ठीक है, इसके अतिरिक्त कर्क रेखा 23.5 डिग्री वाला उत्तरी अक्षांश भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इनमें से मध्य प्रदेश में कर्क रेखा की लंबाई सबसे ज्यादा है, त्रिपुरा में सबसे कम है, झारखंड का राजधानी शहर रांची से होकर कर्क रेखा गुजरती है। और इन 8 राज्यों में अगर सबसे दूर किसी राज्य की राजधानी है तो वो राजस्थान की राजधानी जयपुर है। ठीक है, कर्क रेखा, कर्क रेखा के उत्तर में है 12 राज्य भारत के, और कर्क रेखा के दक्षिण में है 8 राज्य। 12 और 8 20 और 8 से होकर गुजरती है 28, कुल 28 राज्य। ठीक है, ये राज्य हैं जहां से कर्क रेखा गुजरती है। आगे देखिए, भारत के सुदूर दक्षिणी बिंदु को इंदिरा कोल, उत्तरी बिंदु को माफ कीजिए, जो कि लद्दाख के अंदर है, सुदूर दक्षिणी बिंदु को हम इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार में, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है गुहार मोती गुजरात में, सरक्रीक भी है वहां पर, और सबसे पूर्वी बिंदु को किबिथु या फिर वलांगू कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, ये सबसे उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम वाली बिंदु। भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिणी छोर को कन्याकुमारी कैप कॉमोरिन कहा जाता है, जो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है। क्योंकि भारत विषुवत रेखा के उत्तर में है, भारत का कोई भी भाग विषुवत रेखा के दक्षिण में नहीं है, भूमध्य रेखा के दक्षिण में हम नहीं है, तो उत्तर में उत्तरी अक्षांश होते हैं। तो वैसे तो ये जो यहां पर है इंदिरा पॉइंट या फिर पिग्मेलियन पॉइंट, वो 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पे है, लेकिन अगर हम बात करें इसकी मुख्य भूमि के सबसे दक्षिणी बिंदु की, वो भी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है, तमिलनाडु के अंदर। ठीक, आगे देखिए, भूवैज्ञानिक दृष्टि से पूर्वोत्तर भारत का पहाड़ी राज्य यानी नागालैंड, मिजोरम की पहाड़ियां जो है वो अराकान योमा पर्वत श्रृंखला के उत्तरी विस्तार माने जाते हैं। अराकान योमा पर्वत जो म्यांमार के दक्षिणी भाग में है, पश्चिमी भाग में, हमारी जो भी पहाड़ियां नागालैंड में है, मणिपुर में है, मिजोरम में है, वो उसी अराकान योमा पर्वतमाला का उत्तरी विस्तार माने जाते हैं। फिर आ जाता है उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमालाएं, हिमालय की, हिमालय से संबंधित। ये तो पूरे भारत के बारे में एक चीज बताई गई, अब अलग अलग करके भी बात कर लेते हैं। हिमालय के उत्तर से दक्षिण के 4 प्रमुख श्रेणियां मानी जाती हैं। एक ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय में भी 3 श्रेणियां मानी जाती हैं, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर।
तीनों समानांतर हैं, पहले काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, उसको ट्रांस हिमालय कहते हैं। हिमालय के अंदर 3 श्रेणियां हैं। सबसे उत्तर में महान हिमालय या हिमाद्री या आंतरिक हिमालय, बीच में है मध्य हिमालय या लघु हिमालय, और सबसे दक्षिण में है शिवालिक या बाह्य हिमालय। ठीक है, 3 पर्वतमालाएं और एक ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय तिब्बत में भी फैला हुआ है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर तीनों श्रेणियां उसके अंदर है। कैलाश पर्वत जो है वो तिब्बत के अंदर है। भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू, केटू को हम सबसे ऊंची चोटी मानते हैं, लेकिन याद रखिए केटू जो है ना वो पीओके के अंदर है। 8,611 मीटर की ऊंचाई है। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। भारत की सबसे ऊंची चोटी, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट के बाद में दूसरे नंबर पर है। लेकिन यह भारत की सबसे ऊंची चोटी भारत के पास फिलहाल नहीं है, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में है। सियाचिन ग्लेशियर जो 76 किलोमीटर लंबा है, नुब्रा नदी वहीं से निकलती है, जो शोक नदी की सहायक नदी है। तो नुब्रा नदी को याद रखना, और सियाचिन ग्लेशियर को कहा जाता है नुब्रा घाटी में ही है, जो विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान भी है और काराकोरम श्रेणी के अंतर्गत आता है। इस काराकोरम श्रेणी के अंतर्गत ट्रांस हिमालय में पीओके के पास विश्व का सबसे लंबा हिमनद है और विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान भी बना हुआ है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच में 1984 में यहां युद्ध हुआ था सियाचिन के ऊपर। तो सियाचिन बन गया हाईएस्ट बैटलफील्ड ऑफ द वर्ल्ड। महान हिमालय और ट्रांस हिमालय के बीच में एक गर्त है। महान हिमालय यहां, ट्रांस हिमालय यहां, महान हिमालय यहां। तो उसे कहते हैं इंडस सैंगपो सचर जोन, लिखा हुआ है यहां पर ISSZ। तो कभी भी आपको कहा जाए कि इंडस सैंगपो सचर जोन कहां है, तो आप यहां बता सकते हैं। तो इससे आगे है महान हिमालय, और की औसत जो ऊंचाई है वो 6100 मीटर है, 6100 मीटर महान हिमालय की औसत ऊंचाई। वैसे तो उसमें 8000 मीटर से भी ज्यादा ऊंची बहुत सारी चोटियां हैं, लेकिन औसत ऊंचाई इतनी है। और इसकी लंबाई अगर हम देखें, सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक, उन्हीं दोनों नदियों के बीच में हिमालय को माना जाता है, तो वो 2400 किलोमीटर है। वो मीटर नहीं है, किलोमीटर है, यानी 2500 किलोमीटर के आसपास। इसके बाद विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, 8800 लगभग 49 मीटर की ऊंचाई, वो महान हिमालय में है। नेपाल में इस चोटी को सागरमाथा कहते हैं और तिब्बत के अंदर चोमुलुंगमा कहा जाता है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट को। भारत की मुख्य भूमि में स्थित सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, यानी भारत के पास है। ये है 8586 मीटर ऊंची, सिक्किम और नेपाल की सीमा पर है। यह सिक्किम में महान हिमालय में स्थित है, ये लिखा हुआ है, लेकिन सिक्किम और नेपाल की सीमा पर है। आधी हमारे पास है, आधी नेपाल के पास है। कंचनजंगा विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है और भारत के पास है फिलहाल यह, लेकिन आधी है, पूरी नहीं है। महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में मेन सेंट्रल थ्रस्ट है, यानी अगर हम हिमालय की 3 श्रेणियां देखें, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक, तो महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में जो गैप है, उस गैप को कहते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट। कश्मीर घाटी और डल झील हिमालय और पीर पंजाल श्रेणी के, यानी जो महान हिमालय है और पीर पंजाल श्रेणी है, यानी लघु हिमालय, उसके बीच में है कश्मीर घाटी और डल झील। याद लिखना, दल नहीं है, डल है। ये दोनों कहां है? महान हिमालय और पीर पंजाल, जो कि लघु हिमालय या मध्य हिमालय है, उसके बीच में स्थित है। इसके अलावा लघु या मध्य हिमालय की औसत ऊंचाई 3700 से 4500 मीटर के बीच में है, और जो पीर पंजाल श्रेणी है वो इसकी सबसे लंबी श्रेणी है। पीर पंजाल इसका भाग है जम्मू कश्मीर में, धौलाधर हिमाचल प्रदेश में है, नागटिब्बा उत्तराखंड में है, और फिर महाभारत श्रेणी है वो नेपाल के अंदर है। ये सब मध्य या उप हिमालय के, मध्य या लघु हिमालय के भाग हैं, याद रखना, जिसकी औसत ऊंचाई 3700 से 4500 मीटर के बीच में है। इस पर्वत श्रेणी की औसत ऊंचाई बहुत अच्छी है, या फिर ऊंचाई बहुत आदर्श है, जिसके कारण लगभग सभी पर्यटन स्थल, हिमालय में जितने भी पर्यटन स्थल आप देखेंगे वो सारे के सारे इसी पर्वत पर हैं, क्योंकि महान हिमालय बहुत ऊंचा हो जाता है और शिवालिक हिमालय बहुत ही कम ऊंचा है, तो वहां पर कोई हिल स्टेशन बनाना मुमकिन नहीं है, आसान नहीं है। इसके बाद धौलाधर, नागटिब्बा, ये सब कुछ जो है मध्य हिमालय के भाग हैं, मैं बता चुका हूं। लघु हिमालय के ढलानों पर छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं,
जिसे कश्मीर में मर्ग कहा जाता है। याद रखिए, लघु हिमालय, मध्य हिमालय के ढलानों पर छोटे छोटे घास के मैदान जैसे गुलमर्ग है, सोनमर्ग है, और उत्तराखंड में इनको बुग्याल या पयार कहते हैं। इस चीज को भी याद रख सकते हैं आप। घास के मैदान है ये मध्य हिमालय पर। मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच में जो गर्त है उसे कहते हैं मेन बाउंड्री थ्रस्ट, एमबीटी। शिवालिक यानी बाह्य हिमालय जो है वो हिमालय की सबसे नवीनतम और निम्नतम यानी कम ऊंची श्रेणी है, जिसकी औसत ऊंचाई 900 से 1200 मीटर के आसपास ही है। महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक। शिवालिक सबसे कम ऊंचा है, सबसे बाद में बना हुआ है, सबसे नया है। ठीक है। शिवालिक और लघु हिमालय के बीच स्थित अनुदैर्ध्य घाटियां यानी पर्वतों के बीच बीच, मध्य हिमालय शिवालिक के बीच में जो घाटियां हैं, उन घाटियों को पश्चिम में तो हम कहते हैं दून जैसे देहरादून, और पूर्वी भाग में कहते हैं उनको द्वार जैसे हरिद्वार। तो अनुदैर्ध्य घाटियां कौन सी हैं, कहां हैं? तो आप कहिए मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में। शिवालिक और उत्तर भारत के मैदान के बीच में जो गर्त बना हुआ है उसे हम कहते हैं हिमालयन फ्रंटल फोल्ट, HFF। जब भी मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था ना कि उत्तर भारत का मैदान, उसी फ्रंटल फोल्ट के अंदर यानी अग्रगर्त के अंदर अवसादों के निक्षेपण से, जलोढ़ मिट्टी जमा होने से उत्तर भारत का मैदान बना है। तो वो शिवालिक पर्वतमाला और उत्तर भारत के मैदान के बीच में जो गड्ढा बना हुआ था, उसी के अंदर वो मैदान बना है सच में। ठीक है, वो भर गया। सिडनी बुरार्ड ने नदियों द्वारा भी हिमालय का प्रादेशिक विभाजन किया है और 4 भागों में विभाजित किया है। हिमालय के वो 4 भाग अगर हम देखें तो एक भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग और चौथा भाग कुछ इस प्रकार से हैं। और वो 5 नदियां यहां पर है, सिंधु, यहां सतलुज, यहां पर शारदा या काली, यहां तीस्ता और यहां ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ये 5 नदियां और 4 भाग। इसको कश्मीर या फिर पंजाब हिमालय कहते हैं। ये कुमाऊं हिमालय है उत्तराखंड में, जो कि सतलुज और काली नदी के बीच में है। यह है नेपाल हिमालय है, जो कि काली और तीस्ता नदी के बीच में, तीस्ता नदी सिक्किम में है। इसे हम असम या अरुणाचल हिमालय कहते हैं और यह तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में आता है। पंजाब हिमालय सब कुछ वही बता रखा है यहां पर, इतना लंबा है ये सब कुछ जो मैंने अभी बोला है आपको, वही लिखा हुआ है यहां पर। ठीक है। करेवा एक विशेष बात, करेवा विशेष प्रकार की मिट्टी है एक प्रकार से, यानी जो हिमानी निक्षेप होते हैं, ग्लेशियर जिस रेत को, मिट्टी को, कंकड़ों को नीचे लाता है और निचली घाटी में लाकर जमा देता है, वही कालांतर में, समय बीतने के साथ बहुत ही उपजाऊ मिट्टी बन गई और उसके अंदर अब बहुत ही शानदार जाफरान यानी केसर की खेती होती है। पंपोर एक जगह है कश्मीर में, श्रीनगर के पास, बड़ी मशहूर है इस करेवा के अंदर केसर पैदा करने के लिए, पंपोर जगह। जोजिला दर्रा लद्दाख में स्थित है और वो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। जोजिला दर्रा, बनिहाल दर्रा पीर पंजाल श्रेणी के अंतर्गत आता है, और जो जवाहर सुरंग भी है उसके नीचे बनाई गई, जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। बनिहाल दर्रा, उसी के नीचे जवाहर सुरंग। दर्रे थोड़े से ऊपर से होते हैं, शीतकाल में बर्फबारी के कारण वहां रास्ते बंद हो जाते हैं, तो नीचे से हम सुरंग बना लेते हैं। शिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश और तिब्बत की सीमा पर है और वहीं से सतलुज नदी भारत में प्रवेश करती है। माना, नीति और लिपुलेख दर्रे ये उत्तराखंड के अंदर है। माना दर्रा, माना, नीति और लिपुलेख। लिपुलेख तो उत्तराखंड और नेपाल और चीन की बिल्कुल सीमा का त्रिकोण है, वहीं पर है। इन तीनों दर्रों से होकर हम कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए जाते हैं और कैलाश मानसरोवर जो है वो तिब्बत के अंदर है। ठीक है, आगे देखते हैं। नाथुला और जेलेपला ये दोनों सिक्किम के अंदर हैं और नाथुला दर्रा पुराना जो सिल्क रूट था, बंगाल से, असम से सिल्क, रेशम, मध्य एशिया, तिब्बत से होता हुआ आगे जाता था, तो वो सिल्क रूट नाथुला दर्रे से होकर गुजरता है। बोमडीला और यंग्याप दर्रे अरुणाचल प्रदेश में है। ब्रह्मपुत्र नदी यंग्याप दर्रे के पास से ही होकर भारत में प्रवेश करती है, तिब्बत से अरुणाचल प्रदेश में। दिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है और भारत, चीन और म्यांमार के सीमा त्रिकोण के पास में है। ये दिफू दर्रे को याद रखना। उधर जहां नागालैंड है उसी के पास में अरुणाचल प्रदेश में चीन, म्यांमार और भारत तीनों का त्रिकोण है और वहीं पर ये दिफू दर्रा है जिससे हम म्यांमार के अंदर
प्रवेश करते हैं। ये तुजू दर्रा एक और है, मणिपुर में स्थित है, जो इम्फाल को म्यांमार से जोड़ता है। गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियां मेघालय के अंदर है प्रशासनिक रूप से, लेकिन थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे भूगर्भिक रूप से वो प्रायद्वीपीय पठार का भाग है और ये उस मालदा गैप से अलग होती है। ठीक है। खासी पहाड़ी में मौसिनराम और चेरापूंजी दो स्थान हैं जहां विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है। मौसिनराम इस समय रिकॉर्ड सबसे ज्यादा बारिश प्राप्त करने वाला स्थान है जहां 1150 सेंटीमीटर प्रति वर्ष से अधिक वर्षा होती है। 1150 सेंटीमीटर प्रति वर्ष से ज्यादा वर्षा मौसिनराम में खासी पहाड़ी के ऊपर है। पटकाई बूम, नागा पहाड़ी और मिजो पहाड़ी जो हैं वो भारत म्यांमार की सीमा पर है और इन्हें पूर्वांचल की पहाड़ियां कहा जाता है। लुसाई मिजो पहाड़ी को ही कहते हैं, नागालैंड में नागा पहाड़ी है, और पटकाई बूम है अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की सीमा पर। मिजोरम को मोलासिस बेसिन कहा जाता है जहां असंगठित अवसादों का निर्माण हुआ, डिपोजिशन है, यानी अवसाद जो होते हैं नदियों के साथ आए हुए, वो कहीं मोटे कहीं पतले कंकड़ पत्थर रेत जमी हुई है, उसको मोलासिस बेसिन कहा जाता है और कृषि यहां पर की जाती है। ठीक है। मिजोरम के अंदर उत्तर भारत के विशाल मैदान, इनकी वैसे हम चर्चा कर चुके हैं, जलोढ़ मिट्टी से ही बने हुए हैं। जितनी भी नदियां हिमालय की ओर से आते हैं, प्रायद्वीपीय भारत की ओर से आते हैं, उन्होंने यहां अवसादों का निक्षेपण किया है और उत्तर भारत का मैदान बना है। उत्तर भारत के मैदान को 4 भागों में बांटा जाता है वैसे उत्तर से दक्षिण। भाभर कंकड़ पत्थर वाला क्षेत्र है। तराई, जहां नदियां भाभर में नीचे जाती हैं, तराई में वापस बाहर आती हैं, ढलान बहुत कम हो जाता है, दलदल हो जाता है, कीचड़ हो जाता है, वो तराई है। बांगर पुराने बाढ़ के मैदान है जहां अब नदियों का बाढ़ का जल नहीं पहुंचता है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। खादर वर्तमान बाढ़ के मैदान है जहां अब भी प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी पहुंचता है। वही ये सब कुछ यहां पर लिखा हुआ है, तराई, बांगर और खादर। ठीक है। ये जो बांगर है इसे यहां चूना पाया जाता है, बहुत सारा चूना भी पाया जाता है और स्थानीय भाषा में उसे कंकर कहा जाता है। ठीक। नेक्स्ट, पंजाब में अपर्दन के कारण निर्मित जो खड्ड हैं, गली अपर्दन हुआ है, उनको चोस कहा जाता है। याद रखिए, चोस। जो पहाड़ से नीचे उतरते ही पंजाब में शिवालिक हिमालय के अंदर गहरे गहरे गड्ढे बने हुए हैं, उनको चोस कहा जाता है। रेह और भूड़ या कल्लर, ये वो बांगर क्षेत्रों की मिट्टी है जिसमें चूने की मात्रा ज्यादा होती है। सफेद लवण जम जाते हैं, नमक बाहर निकलकर सतह पर जम जाता है अधिक सिंचाई के कारण। हरित क्रांति वाला क्षेत्र जो है वहां पर मिट्टी के अंदर का नमक निकलकर बाहर आ जाता है कैपिलरी एक्शन यानी केशकत्व क्रिया के कारण, तो वो उसे रेह कल्लर या भूड़ मृदा कहा जाता है। गंगा का मैदान का जो पश्चिमी भाग है वहां पर यमुना नदी से लेकर बांग्लादेश सीमा तक विस्तृत है। वैसे गंगा का मैदान अगर बात करें तो, ठीक है। गंगा के मैदान के 3 भागों में बांटा जा सकता है, ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान और निचले गंगा का मैदान। ठीक है। सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है जो गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों नदियों ने मिलकर बना रखा है। पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के जो बंगाल की खाड़ी के तट है वहां पर यह देखने को मिलता है। सुंदरवन डेल्टा का नाम सुंदरी वृक्ष के नाम से हुआ है। सुंदरी वृक्ष मैंग्रोव वनों का भाग है। इन मैंग्रोव वनों की जड़ें पानी में डूबी हुई होती है। ये वन बड़े ही काम के होते हैं, उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की तेज हवाओं से भी हमारी सुरक्षा करते हैं और सुनामी जैसी तेज महासागरीय धाराओं या फिर कहेंगे लहरों से भी तटीय क्षेत्र में लोगों की, फसलों की, जीव जंतुओं की सुरक्षा करते हैं। और सदाहरित वन तो होते ही हैं, जलवायु परिवर्तन में अपना रोकने में अपना योगदान देते हैं। माजुली विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है उत्तर भारत के मैदानों में, असम में, ब्रह्मपुत्र के मार्ग में। ठीक है। इतना बड़ा नदीय द्वीप विश्व में कहीं नहीं है। राजस्थान का मैदान भी मुख्य रूप से थार मरुस्थल है और जिसका ढाल दक्षिण पश्चिम और पश्चिम की ओर है, यानी थोड़ा सा गुजरात के कच्छ के रन की ओर है जहां लूनी नदी जाती है और कुछ नदियां पश्चिम में भी चली जाती हैं। ठीक है। सांबर, डीडवाना, पचबदरा और कुचामन ये पश्चिमी राजस्थान में मरु क्षेत्र में लवणीय झीलें हैं जहां से नमक प्राप्त किया जाता है। सांबर, डीडवाना, पचबदरा और कुचामन याद रखिए। सांबर झील जो है वो भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील है। जयपुर और अजमेर झीलों की सीमा के पास है सांबर झील, और सांबर झील का नमक बहुत ही अच्छा है। द्वार क्षेत्र
उत्तर बंगाल और असम में भूटान सीमा के पास गिरिपद मैदान को कहा जाता है, जो चाय के बागानों के लिए जाना जाता है। ये द्वार याद रखना, द्वार। बंगाल के उत्तरी भाग जहां सिलीगुड़ी वगैरह है, दार्जिलिंग वगैरह है, और असम का जो भूटान के साथ वाला भाग है वहां पर ये भाग है, और चाय खूब सारी होती है। ब्रह्मपुत्र का मैदान एक संकरा मैदान है जो उत्तर में हिमालय, शिवालिक हिमालय और दक्षिण में मेघालय के पठार के बीच में है। इसे रैंप घाटी भी कहा जाता है। घाटी बनी लेकिन नीचे धंसने से नहीं, दोनों ओर के भाग ऊपर उठने से, उसे रैंप घाटी कहते हैं। असम घाटी, ब्रह्मपुत्र घाटी रैंप वैली का उदाहरण है, रैंप घाटी। ठीक, नेक्स्ट, असम के मैदान में नदियां लगातार मार्ग परिवर्तित करती है और गोखुर झील बन जाती है। जहां नदियां मार्ग परिवर्तित करेंगी वहां गोखुर झील यानी नदी का एक विसर्प, ऐसे नदी घूम के चलती है, उसका एक घुमा हुआ भाग कट कर अलग हो जाता है, नदी सीधी हो जाती है, उसे गोखुर झील कहते हैं। ठीक है, अवसाद का निक्षेपण हुआ है उत्तर भारत के मैदान में, और उत्तर भारत के मैदान में अगर हम खोदना शुरू करें तो मिट्टी की गहराई 1000 से 2000 मीटर तक यानी 2 किलोमीटर गहराई तक मिट्टी मिल सकती है, पत्थर नहीं आएगा, क्योंकि वो अग्रगर्त है, प्रायद्वीपीय पठार का भाग हिमालय के नीचे धंसा हुआ है ऐसे, और इस गड्ढे में मिट्टी जम गई। नदियां हिमालय वाली, प्रायद्वीप भारत वाली, खूब सारी मिट्टी वहां पर जमाई है। ठीक है, इसके अतिरिक्त यहां पर दे रखा है उत्तर भारत के मैदान में पश्चिम से पूर्व की ओर आए जाने पर मिट्टी में नमी और वर्षा की मात्रा बढ़ती चली जाती है। पश्चिम की पूर्व, हाँ बिल्कुल सही बात है, पश्चिम में वर्षा और मिट्टी कमजोर है, और पूर्व की ओर जाएं बंगाल की ओर तो वर्षा भी बढ़ती चली जाएगी और मिट्टी में जो नमी है वो भी बढ़ती चली जाएगी, उसकी उर्वरा शक्ति भी बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि उत्तर भारत के मैदानों में ज्यादातर जो वर्षा होती है उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल में, वो बंगाल की खाड़ी वाले मानसून शाखा से होती है। राइट, दोआब, दो नदियों के बीच के क्षेत्र को कहा जाता है दोआब, और कई सारे दोआब के उदाहरण हैं, जैसे बारी है ब्यास और रावी वाला दोआब, रचना है रावी और चेनाब वाला दोआब, जाज है चेनाब और झेलम वाला, और सिंध सागर दोआब जो है झेलम, चेनाब और सिंधु नदी के बीच में होता है। दो नदियों के बीच में बहुत उपजाऊ भूमि होती है। ठीक, पश्चिम बंगाल के निचले मैदान जल ग्रहण क्षेत्र के कारण प्राकृतिक गड्ढे बन जाते हैं, जिसे बील कहा जाता है। तो बील को याद रखना, कहां है, पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा का सक्रिय भाग सक्रिय डेल्टा कहलाता है, जहां सुंदरी खूब सारे वन पाए जाते हैं। प्रायद्वीपीय पठार की बात करें तो प्रायद्वीपीय पठार भारत का त्रिभुजाकार आकृति वाला पठार है। ठीक, और प्रायद्वीपीय पठार की औसत ऊंचाई 600 से 900 मीटर के बीच में है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ये तो नहीं है। नर्मदा प्रायद्वीपीय भारत को दो मुख्य भागों में बांटता है। प्रायद्वीपीय भारत के पठार को नर्मदा नदी दो भागों में बांटती है। उसके उत्तर वाला जो भाग है विंध्यान, मालवा का पठार, बुंदेलखंड, बघेलखंड, छोटानागपुर का पठार, वो है। दक्षिण वाले भाग की बात करें तो वो दक्कन ट्रैप वगैरह, वो सारे के सारे तेलंगाना, रायलसीमा वगैरह, वो सब दक्षिणी भाग उसके अंतर्गत आ जाता है। अरावली श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी मैं आपको बता चुका हूं, गुरु शिखर है, माउंट आबू वहीं पर है। मालवा का पठार अरावली और विंध्यान श्रेणी के बीच में है, और वहां पर बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। ठीक, विंध्यान श्रेणी भारत के उत्तर और दक्षिण भारत के बीच में जल विभाजक का काम करती है। हाँ, विंध्याचल पर्वत को पार करके कोई भी उत्तर भारत की नदी दक्षिण भारत में नहीं जाती और दक्षिण वाली उत्तर में नहीं आती, बल्कि इसके उत्तर के उत्तर में बहती है और दक्षिण के दक्षिण में। तो भारत का महान जल विभाजक है उत्तर भारत और दक्षिण भारत का विंध्याचल पर्वत। सतपुड़ा एक ब्लॉक पर्वत है। ब्लॉक पर्वत का अर्थ यह होता है कि पर्वत धरातल है, धरातल का ये वाला भाग धंस गया, ये वाला भाग धंस गया, और बीच वाला भाग वही है, लेकिन लग रहा है जैसे ये कोई पर्वत है। यहां पे भ्रंश घाटी बन गई, यहां भ्रंश घाटी बन गई, और बीच में बचा हुआ ब्लॉक। तो विंध्याचल ऐसा ही पर्वत है। इसके उत्तर में नर्मदा नदी की घाटी है, नर्मदा पश्चिम की ओर बह के जाती है, भ्रंश घाटी, और दक्षिण में ताप्ती नदी की घाटी है, वो भी पश्चिम में बह के जाती है। दोनों नदियां पश्चिम में बहती भी इसीलिए हैं क्योंकि वो भ्रंश घाटियों में बहती हैं। ठीक है, सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है वो धूपगढ़ है, जो सच में महादेव पहाड़ी में है। यह मध्य प्रदेश की और मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी है। यहीं पर पंचमढ़ी पर्यटन स्थल भी है, और पंचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। राइट, अमरकंटक पठार में काल पहाड़ी से नर्मदा, सोन और जोहिला नदियां निकलती हैं, और अरिय अपवाह तंत्र का निर्माण होता है वहां पर। अपवाह प्रतिरूप यानी एक केंद्रीय भाग से चारों ओर काफी सारी नदियां निकल कर जाएं तो उसको अरिय अपवाह प्रतिरूप कहा जाता है। ठीक है,
और ये 3 नदियां, नर्मदा पश्चिम में, सोन उत्तर प्रदेश और बिहार पटना के पास में गंगा नदी में आके मिलती है, और जोहिला नदी वो दक्षिण पश्चिम की ओर, दक्षिण पूर्व की ओर बहती है। छोटानागपुर पठार भारत में खनिजों से सबसे ज्यादा संपन्न है, झारखंड में है मुख्य रूप से, थोड़ा सा बिहार में भी, गया, नवादा, जमुई के अंदर, रानीगंज वगैरह जो वेस्ट बंगाल के हैं वहां पर भी थोड़ा सा फैला हुआ है, और आप पश्चिम बंगाल में भी इसका थोड़ा सा भाग मान सकते हैं। छोटानागपुर का पठार भारत का रूर कहलाता है, खनिजों का भंडार, सबसे ज्यादा खनिज संपन्न क्षेत्र। छोटानागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ है, 1366 मीटर ऊंची, जो जैन धर्मावलंबी जो लोग हैं उनके लिए एक प्रसिद्ध क्षेत्र भी है, स्थान है। पाट भूमि, यहां पर छोटानागपुर पठार पर कुछ ऊंची उठी हुई संरचनाएं हैं जो लेटराइट मिट्टी से ढकी हुई हैं, ऐसे वाली, उनको पाट भूमि कहा जाता है। दामोदर नदी छोटानागपुर पठार को 2 भागों में बांटती है। दामोदर नदी के उत्तर वाले भाग को हजारीबाग का पठार और दक्षिण वाले भाग को रांची का पठार कहा जाता है। दामोदर नदी भी भ्रंश घाटी में से होकर बहती है और आयताकार अपवाह प्रतिरूप बनाती है, यानी उसकी सहायक नदियां एक दूसरे के समानांतर बहती है और समकोण पे आकर मिलती है। रांची का पठार एक संप्राय मैदान का उदाहरण है। संप्राय मैदान का अर्थ यह है कि पहले वहां पहाड़ी जैसा, पठारी जैसा क्षेत्र था, घिसते 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 वो पहाड़ियां लगभग समतल हो गई। संप्राय मैदान यानी लगभग समान समतल हो चुका है वो मैदान। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, और आप दृष्टि इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं इस समय सभी पीसीएस और यूपीएससी की जो ऑनलाइन बैचेज हैं उन पर एक बड़ा डिस्काउंट चल रहा है, तो उन सबको आप परचेज कर सकते हैं अगर आप उनको ज्वाइन करना चाहते हैं, चाहे वो बीपीएससी हो, जेपीएससी हो, या फिर एमपीपीसीएस हो, या फिर यूपीपीएससी या आरएएस, किसी का भी बैच आप देखना चाहें, सभी बैचेस के ऊपर आपको अच्छा खासा छूट मिल रही है। और वो इसलिए ताकि आप कम से कम कीमत में, कम से कम पैसा खर्च करके एक प्रशासनिक अधिकारी बन सकें और उसकी तैयारी कर सकें, आप खुद को संवार सकें अध्ययन के क्षेत्र में। मैं फिर से मिलता हूं आपसे इस कड़ी का दूसरा वीडियो लेकर। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।